नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आप ही की कक्षा की आप ही की पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां निबंध है जिसके लेखक है नागार्जुन। हिमालय की बेटियां, हिमालय किसे कहा जाता है? पर्वतराज हिमालय। पर्वतों को हिमालय, पर्वतराज हिमालय। हिमालय की बेटियां, हिमालय की बेटियां कौन है? नदियां। नदियां कैसे हुई? क्योंकि नदियों का उद्गम स्थान ही हिमालय है। जहाँ से नदियों का जन्म होता है वो क्या है? हिमालय। हिमालय से ही नदियों का जन्म होता है। हिमालय की बेटियां अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर और शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की बातें वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने नदियों को देखा था तो मुझे एक सम्राट महिला की जाती, वो धीर गंभीर, अपने आप में श्रेष्ठ, अपने आप के काम में खोई हुई लगती थी। और मैं उनके प्रति मेरा मन आदर भाव से भर उठता था, श्रद्धा से। मैं उन्हें कैसे देखता? माँ और दादी, मौसी, माँ की गोद की धारा में डुबके लगा। जब मैं नदी में डुबके लगा था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं अपनी माँ, दादी, मामी, मौसी की गोद में डुबकियां, उनकी मौसी की गोद में खेल रहा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान था कि धुंधली पतली गंगा, यदि यही यमुना और यह सतलुज समतली मैदान होता है कैसे विशाल हो जाती है। लेखक कहते हैं कि अब तक तो मैंने नदियों का बिल्कुल गंभीर रूप देखा था, सम्राट महिला की तरह गंभीर, शांत, अपने आप में खोई लगती थी। पर जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, जब मैं पर्वतों के शिखर पर चढ़ा, हिमालय के कंधे पर चढ़ा मतलब पर्वतों के शिखर पर चढ़ा, तो कुछ और रूप में सामने दिखी। जब मुझे वो नदियां कुछ और रूप में सामने दिखी, पर्वतों में जब नदियां रहती तो वो देखिए, वो दुबली पतली सी एक रहती है। नदियां पर्वतों में जैसे झरने में नहीं गिरती तो पतली सी नदियों का रूप रहता है, पतली सी। यही यमुना और यही सतलुज मैदान में बीच से विशाल हो जाती। ये पतली सी नदियां, यही गंगा, यही यमुना और यही सतलुज नदी जब पर्वतों के उच्च शिखर पर रहती है तो बिल्कुल पतली सी रहती है, पर जब वही विशाल मैदानों में आ जाती है तो ये अपना कैसा विशाल रूप ले लेती है। इसका उछलना कूदना, खिलखिला, लगातार हंसते जाना, इनके भाव बने, इनका ये उल्लास कहाँ गायब होता था। लेकर कहता है कि पर्वतों पे कैसी अटकें कहती, कैसी बचपने की बाल क्रीड़ाएं करती थी, पर जैसे ये मैदान में आती तो इतना विशाल रूप और गंभीर शांत हो जाती है। पता नहीं कैसे ऐसे विशाल मैदान में जाके कितनी धीर गंभीर हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब इतना कौतूहल यानी जिज्ञासा और विस्मय नहीं था। विस्मय यानी आश्चर्य नहीं होता, इतना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। जब मैं ऊपर पर्वतों में, लेखक करते हैं कि जब मैं पर्वत उच्च शिखरों के पर चढ़ा तो मुझे नदियों का कुछ और ही रूप देखने को मिला। कैसी पतली सी धारा, कैसी बचपन की बाल लीलाओं से अटकेलियां करती रहती थी, पर जब विशाल मैदान पे आई तो बिल्कुल धीर गंभीर आई। तो मुझे इतना आश्चर्य, इतना विस्मय हुआ, इतनी जिज्ञासा हुई देखने में, इतना कौतूहल यानी जिज्ञासा और इतना विस्मय, आश्चर्य और नदियों का रूप देख के जितना किसी कली को या किसी लड़की को देखकर, किसी लड़की को देखता है, किसी कली पर ध्यान रखता है, उतना विस्मय कौतूहल जितना मुझे इन नदियों को देखकर हुआ, इनकी बाल लीला को देखकर हुआ। इनका जो रूप था विशाल मैदान में और जो पर्वत के उच्च शिखर पर जो नदियों का रूप था उसको देखकर मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना तो किसी लड़के किसी कली को देखकर भी नहीं हुआ। कहाँ ये भागी जा रही है? कौन सा लक्ष्य है जिसे इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, मधुर अधिकतराएं, सब जो ऐसी ही इनका लीला निकेतन था। लीला निकेतन यानी इनका घर था। लेखक कहते हैं कि ऐसा कौन सा लक्ष्य, कहाँ ये भागी जा रही है? कहाँ नदियों का कोई अस्तित्व, क्या है इनका लक्ष्य, कहाँ ये भागी जा रही है? जो ऐसा इनका कौन सा लक्ष्य जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता विराट प्रेम पाकर के अतृप्त हृदय अतृप्त ही कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अपने महान पिता हिमालय का इतना प्रेम पाकर भी अतृप्त है, कौन इनका ऐसा है जो इनका अतृप्त हृदय को तृप्त कर देगा, जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, बर्फ से ढकी हुई, बर्फ जली नंगी पहाड़ियों का कार्य था, बर्फ से ढकी हुई, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, मधुर अधिकाएं यानी मुकुट, जो पेड़ पर मधुर अधिकाएं उनका मुकुट होता है पेड़ों का। सर सब जो ऐसी हरी भरी घाटियां मुकुट होती है
सर सब्जा दिखाए ना, हरी भरी घाटियां, ऐसा इनका बाल लेकर चले। हरी भरी घाटियां होती है, पहाड़ों पर भी हरी भरी घाटियां होती है, वही इनका बाल लेकर चले, यानी उनका बचपन का घर होता है, घर होता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केल के जंगलों पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। जब खेलते करती अपनी बाल खिलाए करते करते जब ये दूर निकल जाती है तब इन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेद केल के जंगलों पहुंचने का अपना बचपन याद आ जाता होगा। कौन जाने बुद्धा हिमालय अपने नटखट बेटों के लिए कितना सिर सुनता होगा। लेखक ने बुद्धा हिमालय क्यों कहा? क्योंकि हिमालय का अस्तित्व तो बहुत प्राचीन है, इसीलिए लेखक ने इन्हें बुद्धा हिमालय, बुजुर्ग हिमालय कहा है। अपनी बेटों के लिए कितना सिर सुनता, कितना मानसिक परेशान होता वो अपनी बेटियों के लिए, नदियों के लिए, अपना वो पिता हिमालय अपनी बेटियों के लिए कितना बेचैन होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मोहन के सिवा के पास और रखा ही क्या है। जब बड़ी बड़ी चोटियों से, पर्वत शिखरों से हम पूछते हैं, जब पूछते हैं तो उनको उत्तर हमें क्या मिलता है? मोह ही मिलता है। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उनके विराट मोहन के सिवा उनके पास रखा ही क्या है? उनका मोह ही उन्हें उनका उत्तर होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र से दो नाम है जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, गंगा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी महानदी, ऐसी बेटियां हैं जिनमें कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कौन है? हिमालय की जो महानद, ऐसी महानद है, वो दो ऐसी बेटियां हैं जो समुद्र में मिलती है, जो समुद्र में प्रभावित होती है, बहती है। इतना सौभाग्यशाली हो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो ऐसी नदियां हैं, हिमालय की दो ऐसी बेटियां हैं जो समुद्र में जाकर बहती है। समुद्र को लेखक ने दामाद कहा, हिमालय को नदियों का पिता कहा है, क्योंकि नदियों का उद्गम स्थान, नदियों का जो जन्म है वो हिमालय से ही हुआ है। नदियों का जो उद्गम हुआ है वो हिमालय से ही हुआ है और हिमालय उनका क्या हुआ? पिता हुआ। तो जब हिमालय की जो नदियां बह के जाती है तो कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो समुद्र नदियों का क्या हुआ? दामाद हुआ। तो लेखक ने समुद्र को दामाद की व्याख्या दी है, जिससे पर्वतराज हिमालय की दो बेटों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जो दो महान नदियां हैं ये हिमालय से जाकर समुद्र में प्रवाहित होती है, इसलिए लेखक ने इन्हें नदियों का ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का दामाद कहा है, पति कहा है। सिंधु हिमालय को सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नदियों को समुद्र का पति कहा है, जिन्होंने नदियों का पति कहा है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चा बनकर कैसा खेला करते। जिन्हें मैदानों में बिल्कुल धीर, गंभीर, शांत नदियों को देखा है, वो ऊंचे उच्च शिखर पर पहुंचकर उनकी अटके या उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखना बच्चे बनकर कैसा खेला करती थी, ये सिर्फ हिमालय ही जानता है, वहाँ रहने वाले लोग ही जानते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़म होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी नदियों की आकर्षण भले ही ना हो। जो पहाड़ पर रहते हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ पर रहते हैं, जो जहाँ घूम फिर के जाते होंगे, जिन्होंने उच्च शिखरों का प्राकृतिक अवलोकन किया होगा, वो तो इन नदियों का बाल क्रीड़ा का रूप देख चुके हैं। पर जिन्होंने नहीं देखा वो तो उनके लिए तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि नदियां कितने छोटे छोटे स्वरूपों में होकर कितनी विशाल रूप में आ जाती है हिमालय की। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ही ना हो, तो इन लोगों के लिए, जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए इन बाल लीला का कोई आकर्षण ना होगा, क्योंकि लोग रोज इन नदियों को देखते हैं। पर जो लोग पहली बार जाता है, उच्च शिखर पर चढ़कर जब इन नदियों का अवलोकन करता है, इनके प्राकृतिक दृश्यों को, इनकी बाल लीलाओं को देखता है, तो उन्हें बहुत ही लुभावना लगता है, बहुत ही आश्चर्य होता है, विस्मय होता है कि नदियां कितने अच्छे से बाल क्रीड़ाओं के साथ, कितने अच्छे से अपने हिमालय पिता के साथ कितनी बाल क्रीड़ाएं करती, कितना खेलते कूदती हुई जाती है और मैदान में आकर बिल्कुल शांत हो जाती है, अपना विशाल रूप ले लेती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ रूप कि हिमालय को ससो समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक कहते हैं कि मैंने नदियों को
हिमालय का पिता कहा है और समुद्र को पति कहा है। हिमालय का दामाद कहने मुझे जरा भी झिझक नहीं होती। इसे समुद्र को हिमालय का दामाद कहने मुझे जरा से भी झिझक नहीं होती है, कि जरा से मुझे नहीं होती, झिझक नहीं होती। कालिदास के विदय यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेदवती बेतवा नदी को प्रेम का बलिदान देते जाना, तुम्हारी अपेक्षा पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। जब लेखक कहते हैं कि मुझे उस समय कालिदास का वो वाक्य आया कि विदय यक्ष ने अपने मेघ से, जब मेघ ने कहा, यक्ष ने मेघ से कहा कि तुम जाना और अपनी वेदवती ने बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान, उससे मिलते हुए जाना, अपने प्रेम का प्रतिदान देते हुए जाना, तुम्हारी वो पेड़ तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तुम्हें वो बेतवा नदी तुम्हें पाकर बहुत ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचती कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद आएगा और शायद उस महाकवि को भी इस नदियों का ये रूप बेहद ही पसंद आया होगा। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इस नतीजे पर पहुंचेगा। एक नदियों का अपन पर्वत शिखरों पर चढ़कर नदियों का बचपन वाला रूप देखते हैं और दूसरा हम विशाल मैदानों में बिल्कुल विशाल रूप में नदियों को देखते हैं, तो हर कोई इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का महान विचारक, लेखक कहते हैं कि महान विचारक काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले भी हम बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर ने उन्हें नदियों को लोक माता कहा है, पर हम इन्हें बेटी के रूप में भी देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चले और थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम इन्हें प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहे। अगर हम इन्हें प्रेयसी के रूप में, प्रेम करने वाले के रूप में देखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। ममता का एक और धागा कौन सा है? बहन का। बहन का स्थान कितने कवि ने इन नदियों को दिया है, न जाने कितने कवियों ने नदियों को बहन का स्थान भी दिया है। लेकिन नागार्जुन ने माँ, बहन, प्रेयसी को भी नदियों को माँ बन करके भी संबोधन किया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। लेखक कहाँ गए हुए थे? तिब्बत गए थे और उनका मन थोड़ा सा उचट गया था। तबीयत थोड़ी सी धीरे थी, मतलब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी लेखक की। सतलज के किनारे जाकर बैठ गए, सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। तिब्बत में लेखक कहते हैं कि एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तिब्बत में था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मन भी थोड़ा उचट रहा था, तो मैं कहाँ जाकर बैठ गया? सतलज नदी पर जाकर सतलज नदी के वहां जाकर किनारे पर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में और लेखक ने क्या करा कि अपने पैर पानी में लटकाए, सतलज नदी में लटका दिए। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और थोड़ी देर में उस सतलज नदी ने अपना असर दिखाया। तन और मन ताजा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। लेखक कहते हैं कि एक बार तिब्बत में मेरा मन बहुत उचट गया था और मेरी तबीयत ढीली थी, मेरा मन नहीं लगा था किसी काम में और दोपहर का समय था। मैं जाकर सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया और वहां के पानी में मैंने अपने पैर डाल दिए। थोड़ी देर में सतलज नदी के पानी ने इतना असर किया कि मुझे थोड़ी देर में तन और मन दोनों ताजा हो गया और मेरे मुंह से अनायासी मन गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन का। लेखक ने क्या सतलज नदी को क्या बोला? बहन का संबोधन दिया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अजब बहन तुम्हारी, हुई मुदित मन हटा घुमारी, जाओ मैं तुम पर बलियारी। जय हो। तो लेखक कहते हैं जय हो बहन सतलज तुम्हारी, ये नदी सतलज माता, सतलज नदी मैं तुम्हें बहन कहकर संबोधन करता हूँ, तुम्हारी जय हो। लीला अजब बहन तुम्हारी लीलाएं बहुत ही आश्चर्य से भरी हुई है। हुआ मुदित मन हटी कुमारी, मेरा मन उचट गया था उससे मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। मुदित यानी प्रसन्न होना। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, और मेरी जो मन की कुमारी थी वो हट गई और मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, हे सतलज बहन मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी या बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो और हिमालय तुम्हारा क्या है? बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित पर तुम्हारी चिंता करता है पर वो चुपचाप रहता है। हिमालय तुम्हारी चिंता करता है पर चुपचाप रहता है। प्रकृति नटी के चिंतित पट पर, प्रकृति के
प्रकृति के दो, प्रकृति का तुम एक रूप हो। प्रकृति क्या है? प्रकृति से तो बने ना, प्रकृति का एक रूप हो और उसी पे चित्रित हो आप। व्यक्ति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और प्रकृति के उस अनुपम हिमालय पे तुम्हारी अनुपम छाप है। अद्भुत अनुपम छाप हिमालय, तुम्हारा जो पिता है वो अनुपम छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ, इसको आप घर पर एक बार अवश्य पढ़ना और मन लगा के इसको समझने का प्रयास करना। ये पाठ अपना यही पूर्ण होता है। धन्यवाद।